नमस्कार मित्रों, आज के इस क्लास में हम लोग डिज़ाइन एवं मार्केटिंग पॉटरी के अंदर चर्चा करेंगे। उसके जो प्रोजेक्ट हैं, आपको मालूम है जो सर्टिफिकेट इन क्राफ्ट एंड डिज़ाइन पॉटरी शिल्प एवं डिज़ाइन कुंभकारी में प्रमाण पत्र कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन एंड मार्केटिंग, बाजार एवं डिज़ाइन की समझ एक आपका कोर्स है और उस कोर्स के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट बना करके जमा करना होता है। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके डिज़ाइन और मार्केटिंग की समझ को बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। और इसमें आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि आपको जो किताबें दी गई हैं आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसमें जैसे भी तरीका बताया गया है, डिज़ाइन की जो फंडामेंटल्स हैं, जो मूलभूत बातें हैं, वो किताब में दी गई है, जिसको और उसके अंतर्गत अभ्यास भी दिया गया है। तो आप किसी भी स्केचबुक में अपने अभ्यास को करें और उसको प्रोजेक्ट के तौर पर आपको जमा करना होता है। उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं दिखने में बड़ी सामान्य लगती हैं, लेकिन वो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि आप किसी भी चीज़ का स्केच करने के पहले उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें, उसका अवलोकन करें, उसे कहीं शांतिपूर्वक बैठ करके आप देखें कि वो वस्तु कैसी दिख रही है, उसके ऊपर कहाँ का भाग चमकता हुआ दिख रहा है और किस भाग पे हल्की लाइनें हैं, कहाँ डार्कनेस है, कहाँ पर छाया बन रही है, और इस तरह की अनेक चीज़ें हैं कि जैसे उसके आकार में आकार किस तरह का है और उसके आकार में कोई अनुपात है क्या, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई में, जिसको कि आप अंदाजन स्केल से या पेंसिल से इस तरीके से नाप सकते हैं। तो ये सारा टेक्निक उसमें बताया गया है। ये चीज़ें बड़ी दिखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन जब आप उनको प्रैक्टिस करेंगे और उसके अनुसार जब आप स्केचिंग करेंगे तो आपको अंतर पता चलेगा कि आपके चित्रांकन की विधा में कितना सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त आपको उसमें वस्तुओं में छाया किस प्रकार बनती है, आप कैसे शेडिंग कर सकते हैं, किसी भी सतह का टेक्सचर, उसकी जो सतह की संरचना होती है वो कैसी दिखती है और उसको आप कैसे दिखा सकते हैं। तो इन सारी बातों पे चर्चा की गई है। साथ में ये भी बताया गया है कि कोई भी आकार जो होता है वो किस तरह का आकार है, जैविक आकार है या ज्यामितीय आकार है, वो आकार क्यों दिया गया है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि एक चम्मच है, तो चम्मच के आगे का जो एक अंडाकार हिस्सा होता है वो आकार उसका क्यों दिया गया है, उसके फंक्शंस क्या क्या है। पीछे एक लंबी डंडी होती है उसे पकड़ने के लिए, और वो जो आगे एक अंडाकार हिस्सा है वो आराम से आपके मुंह में जा सके, इस हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो टूल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं डिज़ाइन के, वो आपको बताया गया है, जिसको कि आपको एक अलग स्केचबुक में करके जमा करना है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि कई स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि डिज़ाइन की क्या ज़रूरत है और डिज़ाइन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कई बार आप लोग प्रयोग करते हैं कि ये देखिए साहब, हमने एक नया डिज़ाइन ऐसे प्लेट पर बना दिया है। तो डिज़ाइन में दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। आपने कहा उसमें नया बना दिया है, तो नयापन होता है, ये बात आपकी सही है कि डिज़ाइन में कुछ नयापन होता है, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है उसकी उपयोगिता। बिना किसी उपयोगिता के नयापन का कोई महत्व नहीं है। और वो उपयोगिता किसके लिए होती है, तो आपका उद्देश्य क्या है। जिस उद्देश्य के लिए आप किसी वस्तु का डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें उसकी उपयोगिता या उसकी क्षमता में कितनी वृद्धि होती है, और उसमें आपने क्या नया किया है, क्या नया जोड़ दिया है जिसके कारण से उसकी उपयोगिता बढ़ गई है उस खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो ये चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण होती हैं। डिज़ाइन में और भी कई चीज़ें होती हैं, अभी हम लोग उसके मेथड की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं
ये बताना चाहता हूं कि डिजाइन का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि कुछ नया कर देना, नया बना देना। और नया बना देना तो निर्माण है, डिजाइन नया सोच लेना है। और नया सिर्फ नया सोचना नहीं है, नए के साथ उसकी जो बाकी चीजें हैं, बाकी उसकी उपयोगिता है, उसका मूल्य है, उसकी बाजार में मांग है या नहीं है, इस तरह की कई अनेक चीजें हैं जो आपको डिजाइन के प्रोसेस के अंदर करनी पड़ती हैं। और तब आप उसका निर्माण करते हैं, वो जो आपने डिजाइन किया है उसका फिर आप प्रोडक्शन करते हैं, उसको आप बना करके देखते हैं, तो फिर वो प्रोडक्शन होता है। उस नए डिजाइन को आपने प्रोड्यूस किया। लेकिन आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जब आप कोई नया चीज प्रोड्यूस करते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने नया डिजाइन बना दिया। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि डिजाइन की प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में शुरू होती है और फिर आप उसको कागज पे उतारते हैं, तब जाकर के वो किसी पदार्थ या मटेरियल में वो एक शेप लेती है, फॉर्म लेती है। यही प्रक्रिया होनी चाहिए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कई बड़े कलाकार भी करते हैं, और आमतौर पर लोग यही करते हैं कि आप सोचने के बिना तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो आप अपने मस्तिष्क में सोचते जरूर हैं, लेकिन उसको बिना कागज पे उतारे आप उसको मटेरियल को फॉर्म देने लगते हैं। पर यह एक बहुत ही एक हानिकारक आदत है, रिस्की है, क्योंकि आप जो भी चीज बनाते हैं तो उसमें आपका समय लगता है, उसमें मटेरियल कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो आप जो कुछ भी बनाने जा रहे हैं उसके पहले सिर्फ सोच लेना, और कई बार जब आप बना रहे हो इसी बीच में आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, इसको दूसरे ढंग से बनाना चाहिए, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते तो चलो किसी तरह उसको पूरा कर दें। तो ऐसा करने में चीजें खराब हो जाती हैं, और हो सकता है कि आपने जिस उद्देश्य के लिए आपने जो भी चीज बनाई हो उस उद्देश्य की आपकी पूर्ति ना हो, तो उसमें आपका समय बर्बाद होता है, आपका मटेरियल जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है कि आपने कोई नई बात सोची, आपने उसका उत्पादन भी किया और वह चीज सफल नहीं हो पाई, तो आप हतोत्साहित हो जाते हैं। तो आपको सबसे बड़ा नुकसान आपके कॉन्फिडेंस का होता है। और आप किसी और के लिए बना रहे हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो साख है, अगर आप बाजार में कोई चीज देने जा रहे हैं तो आपकी जो साख है कि भाई ये जो चीज बना के देते हैं वो काफी अच्छी चीज होती है, और अगर वो आपके उम्मीदों के अनुसार, उनके उम्मीदों के अनुसार वो नहीं बनी है, तो आपकी साख को धक्का लगता है और उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो ये एक बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा रिस्क है जब आप सीधे आपने कोई चीज सोची और उसको आप मटेरियल फॉर्म में ले आते हैं। तो इसीलिए डिजाइन में हम लोगों ने बताया है कि आप जब भी आपको सोचना तो पड़ेगा ही, और व्यक्ति सोचता भी है, कोई भी मनुष्य है तो वो सोचकर ही कहीं कोई काम करता है। पर डिजाइन में सोचने की एक प्रक्रिया है कि आप कैसे सोचना शुरू करें। आपकी किताब में दिया गया है, कोई भी चीज करने का एक उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले आप जो कुछ भी सोचते हैं एक कागज कलम लेके आप उसको लिखना शुरू करें कि आप कोई नई चीज बनाना चाहते हैं, पॉटरी में फर्ज कीजिए, तो आपका उद्देश्य क्या है। आपने सोचा चलिए हम कोई चीज बनाते हैं, मसलन कि आपने ये निर्णय लिया कि हम एक कप बनाते हैं, तो चाय का प्याला। तो अब आप चाय का प्याला मिट्टी में बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद आपका ये एक उद्देश्य हो गया कि चलिए एक चाय का प्याला बनाना चाहते हैं। उद्देश्य थोड़े बड़े सेंस में है, आपने सीधा, कई बार आप सीधा प्रोडक्ट ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक खिलौना बनाएंगे या प्याला बनाएंगे या एक म्यूरल बनाएंगे, तो आपने सीधा प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया। कई बार उद्देश्य आपका और भी बृहत्तर हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है, जैसे कि हम पीने के लिए, ठंडी चीजें पीने के लिए, पेय पदार्थ पीने के लिए कोई पात्र बनाना चाहते हैं, या गर्म पेय पीने के लिए कोई पात्र बनाना चाहते हैं। तो जैसे चाय का प्याला हुआ, वो गर्म चीजें पीने के लिए वो काफी उपयुक्त होता है, उसमें चाय के अलावा और भी चीजें आ सकती हैं। तो जब आपका ये उद्देश्य हो गया, तो उद्देश्य के बाद आप ये देखेंगे आप किसके लिए बनाना चाहते हैं। एक तो होता है कि कई जो बड़े कलाकार होते हैं वो स्वांतः सुखाय कार्य करते हैं और सिर्फ अपने आनंद के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर डिजाइन की प्रक्रिया आगे नहीं जाती है। आप वहीं जो कुछ बनाना चाहते हैं पहले कागज पे उसको ड्रॉ करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आप बनाना चाहते हैं, उसकी बाजार में मांग है या नहीं,
तो आपका बाजार कहाँ है, किस तरह के लोगों के लिए आप बनाना चाहते हैं, क्या वो शहर के लोग हैं या गांव के लोग हैं, वो मध्यम वर्गीय आय के हैं या धनी आय वर्ग के हैं, या आप बहुत ही निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए चाय का प्याला डिजाइन करना चाहते हैं। तो आपको ये पहले निर्णय करना पड़ेगा। ये करने के बाद फिर आप उस देखेंगे कि जो चाय का प्याला है तो उसकी कितनी कीमत हमें मिल सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बाजार का भी सर्वेक्षण करना पड़ेगा, आसपास जो मार्केट है जहां पर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आप प्याला जहां बेचने के लिए जाएंगे या लोगों को देंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां चाय का प्याला कितने कीमत में बिक रहा है। अगर मान लीजिए कि 10 रुपये का एक प्याला मिल रहा है, तो जाहिर है कि जब 10 रुपये में वो प्याला बिक रहा है तो उसे खरीदा गया होगा 3 या 4 रुपये में खरीदा गया होगा। जब आप उसको बना करके मार्केट में ले जाएंगे तो 2 से 3 गुना जब आप कोई चीज़ कहीं देते हैं बिकने के लिए, तो वो कई सारे प्रक्रियाओं से होके गुजरता है। कई सारे चैनल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं मार्केट तक आने के पहले, तो उसमें उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कितनी कीमत उसको के लिए आप बनाना चाहते हैं। अब आपने निर्णय लिया 4 या मान लीजिए 5 रुपये में हमारा प्याला एक बनना चाहिए, तो अब आप उसके हिसाब से फिर अगली प्रक्रिया पर जाएंगे कि बाजार में किस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। आप उनको एकत्र करेंगे या उनका सर्वेक्षण करेंगे। आप इंटरनेट पे देखेंगे कि प्याले का शेप क्या हो, क्योंकि अब आपको एक अच्छे आकार का एक ऐसा आकार देना है जो आकर्षक हो। देखिए, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने में, डिज़ाइन की प्रक्रिया समझने में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। एक तो आपने जब ये तय कर लिया कि क्या चीज़ बनानी है, और चूंकि जब आपने चाय का प्याला तय किया है तो इसका साइज वगैरह अपने आप निर्धारित हो जाता है, अन्यथा आपको उसका आकार भी निर्णय लेना पड़ता है, और वो भी आप किस आय वर्ग के लोगों के लिए बना रहे हैं उसके अनुसार उसका आकार भी आप थोड़ा बदल सकते हैं कि आपको एक छोटे साइज का प्याला चाहिए या मीडियम साइज का चाहिए, या वो एक बड़े साइज का मग आता है, उसमें भी लोग चाय लेते हैं और वो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, उसके ऊपर थोड़ा आप बढ़िया डेकोरेशन कर सकते हैं। तो उस तरह का प्याला बनाना है। तो ये फिर आप जो कीमत निर्धारित करते हैं कि किस आय वर्ग के लिए बना रहे हैं, उसके अनुसार उसका आकार और उसका शेप क्या होगा और साइज क्या होगा, ये चीज़ें आप तय करते हैं। और आप मटेरियल कौन सा चुनेंगे, ये उसके ऊपर आप तय करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अगर हम देखें कि प्याले में प्याले का मैकेनिज्म क्या है, उसमें इनोवेशन क्या है, तो वो उसका आकार है। हर चीज़ की डिज़ाइन में ऐसा नहीं होता। जैसे आप कोई मशीन का डिज़ाइन करते हैं या किसी दूसरी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं, तो वो उसका मैकेनिज्म जो होता है वो अपना कार्य कितनी क्षमता से कर सकता है, वही उसका मैकेनिज्म होता है, वही उसकी खास बात होती है जिसमें कि आपको सोचना होता है। तो जब आप एक प्याले के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप प्याले के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो उसका फंक्शन है कि आप गर्म चीज़ जो है जैसे चाय है तो आप उसको पिएंगे, तो जाहिर है कि जैसे ये ग्लास है तो ये चाय पीने के लिए बहुत उपयुक्त इसलिए नहीं है कि ग्लास के अंतर्गत अगर गर्म चीज़ है और आप उसको पकड़ेंगे तो या तो फिर वो इतनी ही दूर में आनी चाहिए। जैसे अक्सर लोग ग्लास में जब चाय पीते हैं तो आधी ग्लास चाय होती है और लंबा ग्लास लेते हैं, अगर उसी साइज का ग्लास लेंगे तो वो हाथ जलने लगेगा, और वो भी अगर स्टील का ग्लास ले लेंगे तो और भी मुश्किल होगी, क्योंकि स्टील के ग्लास में तो हाथ और भी जलेगा। तो ऊपर पकड़ लेते हैं और इससे पीते हैं। लेकिन जब आप उसके लिए किसी गर्म चीज़ को पीने के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके पात्र का फंक्शन क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि हर एक प्याले में एक डंडी लगी होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप प्याले का निर्माण करेंगे उसमें एक डंडी होगी। अब डंडी में खास बात क्या होगी कि अगर डंडी आपने बहुत छोटी बना दी और वो पकड़ने में सुविधाजनक नहीं है तो फिर वो डिज़ाइन गलत हो जाएगा।
तो उसको अपना फंक्शन पूरा करना चाहिए, यानी कि जो आप डंडी बनाते हैं वो पकड़ने में सुविधाजनक होनी चाहिए। और प्याले का आकार ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्याले में चाय रखी जानी है और आप उसको पिएंगे, तो उसका जो आकार है वो इतना बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ग्राहक निर्णय लेगा तो किस आधार पर निर्णय लेगा। देखने में प्याला जितना सुंदर हो तो आप उसके सरफेस के डेकोरेशन के लिए भी जाएंगे, लेकिन डेकोरेशन से पहले उसका आकार है कि आप उसको क्या आकार देना चाहते हैं। हमने देखा है कि बहुत ही इनोवेटिव आकार आपको दिख जाएंगे। आपको इंटरनेट पर भी प्याले का डिजाइन मिलेगा और कई सारी किताबों में मिलेगा। आप बाजार में जाएं, किसी भी बाजार में जाएं तो तरह तरह के प्याले आपको दिखेंगे। पर कई बार आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनोवेटिव आकार देने के प्रयास में कहीं जो उसका फंक्शन है प्याले का, आप उसको भूल न जाएं। क्योंकि मैंने एक ऐसा भी प्याला देखा जो एक ओवल शेप का था और उसकी डंडी थी, पर जब आप उससे चाय पिएंगे तो चाय पीने के बाद चाय की बूंद जो है उसके बाहरी सरफेस पर लुढ़कती हुई नीचे आ जाती है। उसका कारण ये है कि जब आप चाय पीते हैं तो चाय गर्म होती है, तो जाहिर है कि आप कभी कभी चाय को प्याले में से सक करते हैं और उसको करने में उसकी एक दो बूंद जो चाय है वो बाहर की सतह पे आ जाएगी और नीचे की ओर लुढ़क जाएगी। तो अगर प्याला जो है वो ऊपर की ओर थोड़ा बाहर की ओर मुड़ा हुआ है तो सरफेस टेंशन की वजह से वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर उसका आकार आपने ऐसे कर दिया, ऐसे ओवल शेप का है, तो जब आप चाय पिएंगे और थोड़ी सी भी चाय की बूंद यहाँ बचेगी तो वो अंदर न जाके वो बाहर वाले सरफेस पर नीचे लुढ़क आएगी। तो फिर वो डिजाइन के लिहाज से वो गलत हो गया, क्योंकि जब उसको कोई भी उपभोक्ता ले जाएगा और उपयोग में लाएगा तो अक्सर उससे चाय की बूंदें नीचे गिरती रहेंगी। तो आपको ये देखना है कि आपका जो फंक्शन है वो फुलफिल होना चाहिए और उसके बाद उसमें जितना भी आप सौंदर्य उसका बढ़ा सकते हैं, अट्रैक्टिवनेस जो भी ला सकते हैं वो आपको लानी चाहिए। दूसरी बात है कि आपने नक्काशी कर दी प्याले के अंदर और वो भी उसके नीचे वाले एरिया में कर दी जहां साफ करने में वहां तक हाथ नहीं पहुंच पाए, तो वहां पर गंदगी जमा हो सकती है। तो कई ऐसे प्याले भी आपको मार्केट में मिलेंगे जो नीचे की ओर ऐसे फैले हुए हैं और उसके अंदर भी कुछ नक्काशी है, तो वहां भी गंदगी जमा हो सकती है और सफाई करने में दिक्कत आ सकती है। तो इन चीजों का, उनके फंक्शन का आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा और तब फिर आप एक बढ़िया शेप आप सोचें उसके फंक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे जो इनोवेटिव चीज है किसी भी प्याले के अंदर वो उसका आकार होता है। आप एक आकार तय करें किस आकार में आपको प्याला चाहिए। तो इसके लिए जाहिर है कि सबसे पहले आप सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद आप एक ही आकार को नहीं सोच सकते। डिजाइन और रिसर्च में ये अंतर होता है। हो सकता है कि जो जब आप कोई मशीन बनाते हैं और रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर उस काम को करने के लिए कोई एक ही मैकेनिज्म जो है वो आपको सबसे ज्यादा बढ़िया है, जिसको कि आप ऑप्टिमाइज करते हैं, विश्लेषण करके निकालते हैं कि सबसे बढ़िया है। लेकिन डिजाइन में ऐसी बात नहीं होती। डिजाइन में आपको अगर 10 तरह के आकार आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आपको उनको कागज पे उतारना चाहिए और उनमें से जो सबसे सफल हो, जो लोगों को पसंद आए। जरूरी नहीं है कि आपको जो पसंद आ रहा है वही लोगों को ही पसंद आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने डिजाइन के लिए जो मैकेनिज्म या जो आकार आप सोचते हैं उनके कई ऑल्टरनेटिव आप कागज पे बनाएं और जैसा कि आपकी किताब में दिया गया है उसको अच्छे से डेकोरेट करें, उसकी शेडिंग करें, कलरिंग करें, उसमें जो टेक्सचर जैसे आप शो करना चाहते हैं वो आप उसको करें और एक कैटलॉग का निर्माण करें। आप जितने तरह के कप के डिजाइन सोच सकते हैं और आप एक सर्वेक्षण करें। सर्वेक्षण उसी जगह करना चाहिए, उसी आय वर्ग के लोगों में, उसी टारगेट ग्रुप में, जो आपका लक्ष्य समूह है, जो टारगेट ग्रुप है,
वहाँ पर कोई सैंपल लेकर के आपको सर्वेक्षण करना चाहिए कि आपने जो आकार बनाया है उसमें से कौन सा आकार लोगों को पसंद आ रहा है, या उस आकार के ऊपर आपने जो डिज़ाइन बनाया है तो कौन सा डिज़ाइन लोगों को पसंद आ रहा है। कुछ आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जैसे अगर किसी इंस्टीट्यूशन में आपको देना है या किसी होटल के अंदर देना है, तो आप वहाँ की जो ख़ास बातें हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि इग्नू के अंदर अगर आपको अपना प्याला बेचना है, तो इग्नू का लोगो अगर आप प्याले के ऊपर अच्छे ढंग से बनाते हैं तो शायद इग्नू में उसको लोग पसंद करेंगे। या कोई होटल है जहाँ की इंटीरियर डेकोरेशन किसी खास रंग में की गई है, वहाँ के पर्दे, खिड़कियाँ और जो फर्नीचर है उसका जो रंग है, उस रंग में अगर आप प्याला बना के देते हैं तो वो उनके पसंद आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह से आप जो जिसके लिए बना रहे हैं, जिस वर्ग समूह के लिए, जिस टारगेट ग्रुप के लिए, उसके हिसाब से आप सोचें कि उनके लिए कौन सी चीज़ें उपयुक्त हो सकती हैं। वैसे डिज़ाइन के ऊपर भी आप एक न बनाएं, आप कई बनाएं और उसके ऊपर एक सर्वेक्षण कर लें कि उसमें से कौन सी चीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। जब ये तय हो जाता है तो उसके बाद फिर आप उसके आकार तय हो जाने के बाद आप फिर उसके मटेरियल का चुनाव करते हैं। जाहिर है आप वाइट वेयर में भी बना सकते हैं, चीनी मिट्टी का बना सकते हैं, या टेराकोटा का भी आप जो लाल मिट्टी है उसका भी कप बना करके उसके ऊपर ग्लेजिंग कर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है क्योंकि उसके ऊपर कीमत जो है वो बदल जाएगी, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग कीमत होगी और ग्लेजिंग की भी कीमत होगी। प्रोसेस पर भी निर्भर करता है कि आपको कितनी संख्या में बनाना है। आप चाक के ऊपर भी एक कप बना सकते हैं और बाद में उसके ऊपर हैंडल जोड़ सकते हैं। या जिगर एंड जॉली आता है, वो एक चाक का ही प्रोसेस है जिसमें कि एक निश्चित आकार में उसको जिगर कहते हैं, जो कि वो एक फिक्स्ड आकार है पर वो घूमता रहता है और उसके अंदर आप मिट्टी डाल देते हैं और फिर ऊपर से जॉली से उसके शेप को फिर अंदर से वो मिट्टी वो निकल जाती है और एक खास शेप में वो आ जाता है। तो उससे एक निश्चित आकार का आपको कप थोड़ा फास्ट मिल सकता है, आप जल्दी बना सकते हैं चाक की तुलना में, क्योंकि उसमें बाहर का आकार तय है। जबकि अगर आप चाक के ऊपर बनाएंगे तो आपका परफेक्शन होने के बावजूद हर बार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है उसके आकार में या उसके साइज में थोड़ा अंतर हो सकता है। आप मोल्ड से भी बना सकते हैं। आपने कप का एक फिक्स्ड पहले एक मॉडल बनाया, फिर उसका एक मोल्ड बना लिया और उस मोल्ड के अंदर आप मिट्टी डालते हैं। और मोल्ड भी कई तरह के होते हैं, स्प्लिट मोल्ड भी होता है, या एक बाहर का हिस्सा है और अंदर का हिस्सा उसको लगा दिया और उसके बीच में मिट्टी जो है वो एक निश्चित आकार की हो गई। फिर ऊपर से आपने कटिंग कर दी और उसके किनारों को आपने ठीक कर दिया और फिर आपने हैंडल लगा दिया। तो आपको डिज़ाइन के अंतर्गत ये भी आता है कि आप टेक्निक का चुनाव करें कि आप कौन सा टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो तय किया है कि उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए और फिर कितना टाइम आपके पास है और आप कब तक सप्लाई करना चाहते हैं और कितनी संख्या में आपको बना करके देना है, तो इसके लिए आपको मेथड के ऊपर जाना जरूरी होगा। यदि आपको ऐसी चीज़ें बनानी है जो पहली बार आप सैंपल के लिए बना के देना चाहते हैं, और जाहिर है कि जब आप उसको एक ख़ास तरीके से बनाएंगे उसमें आपका वक्त ज़्यादा लगेगा तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो आप जो आप मेथड चुनेंगे, जो मटेरियल चुनेंगे, जो ग्लेजिंग टेक्निक आप चुनेंगे उसके अंतर्गत, इस सब के ऊपर उसकी कीमत निर्भर करती है। तो दोस्तों आपको ये देखना होगा कि आप किनके लिए बना रहे हैं और उसमें इतने कीमत की चीज़ है तो आपको कौन सा टेक्निक यूज़ करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने तकनीकी का चुनाव करें और तकनीक का चुनाव करने के बाद फिर आपको जो सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइन आपने चुना है, जिसको कि लोगों ने पसंद किया है, आप पहले उसकी कुछ सीमित चीज़ें बना करके और आप मार्केट में लॉन्च करें।
जाहिर है लॉन्च करने के पहले आपको उसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। कॉस्टिंग का मतलब ये है कि उसमें हर चीज़ की कीमत आप लगाइए कि आपने जो रॉ मटेरियल लिया है उसकी कीमत कितनी है, आपने जो समय लगाया है लेबर कॉस्ट उसकी कितनी कीमत है, आपने जो मशीन यूज़ किया है, टूल्स यूज़ किए हैं उसकी कुछ कीमत होगी, उसकी आप कीमत लगाएं। आपने जहाँ पर रखा है जो जगह इस्तेमाल किया है, इन्वेंट्री कॉस्ट कहते हैं, तो उसकी कीमत होगी। फिर आप उसको उसको सुखाएंगे और उसकी फायरिंग करेंगे, बिस्किट फायरिंग करेंगे। फिर उसके ऊपर आप कुछ डिज़ाइन बनाएंगे तो उसकी कीमत होगी। फिर आप उसकी ग्लेज फायरिंग करेंगे, ग्लेज एप्लीकेशन करेंगे तो कौन सा ग्लेज का चुनाव किया है, उसमें कौन सा रंग आपने लिया है तो उसकी कीमत कितनी होगी। ग्लेज फायरिंग के बाद फिर आप उसको कहीं बाजार में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी होगी। बीच में कुछ टूट फूट हो सकती है तो वो मार्जिन आपको रखना पड़ेगा कि ब्रेकेज के लिए आपको कितना मार्जिन रखना है, तो उसकी कीमत आप लगाएंगे। और फिर एक जो प्रॉफिट आप जो चाहते हैं उसके ऊपर 10% 20% वो प्रॉफिट आप लगाएंगे, तब जाकर के उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। और उसके बाद उस कॉस्ट के ऊपर फिर वो दुकानदार अपना मार्जिन लेगा जहां आप बेचना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप उसको बेचेंगे तो उनके अलग मार्जिन्स होंगे। उसको लगाने के बाद उसकी कीमत तय होगी। कीमत तय करने की भी कई विधियां हैं। कॉस्टिंग तो यही होगा, लेकिन प्राइसिंग एक अलग चीज है। कॉस्टिंग और प्राइसिंग में अंतर होता है मित्रों। कॉस्टिंग उसको कहते हैं जो आपकी कीमत इतनी आ रही है उसको इस चीज के निर्माण में, और अगर कीमत कम करनी है तो फिर आपको अपना मेथड बदलना होगा, मटेरियल बदलना होगा, टेक्निक में परिवर्तन लाना होगा, तभी उसकी कीमत कम हो सकती है। लेकिन प्राइसिंग एक अलग चीज है। अगर मान लीजिए आपने कोई चीज 10 रुपए में बनाई है और बाजार में वही चीज 50 रुपए में बिक रही है तो उसको कहते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग। तो आप देखेंगे अगर बाजार में जो वही चीज जो 50 रुपए में मिल रही है उसकी तुलना में आपकी चीज ठीक ही है, कॉम्पेरेबल है, लोग खरीदेंगे। अगर आप 40 रुपए में देंगे तो लोग बड़े आराम से लेंगे। तो आप अपने सामान की प्राइसिंग जो है वो 40 रुपए रख सकते हैं, हालांकि उसकी कीमत आपकी 10 ही रुपए आ रही थी और आप चाहते तो 10 या 12 रुपए में बेच सकते थे। लेकिन प्राइसिंग एक अलग चीज है। कई बार आपको प्राइसिंग में जो आपकी कॉस्ट है उससे भी कम प्राइसिंग करनी पड़ती है। जैसे आप कहीं एग्जीबिशन में अपना सामान लेकर के गए हैं और आज आखिरी दिन है और अब जो आप लौटा के ले जाएंगे चीजें पुरानी हो जाएंगी, रास्ते में टूट फूट होगी और फिर उसकी बाद में कोई कीमत मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो आप उसको ऑक्शन कर देते हैं। आप उसको ग्रुप प्राइसिंग पे बेच देते हैं कि अच्छा ये पूरी चीज इतनी चीज बची है, आप ले लीजिए, हम इतने प्राइस में दे देंगे। तो उसमें आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो प्राइसिंग की विभिन्न विधियां आपके किताब में दी गई हैं, आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। अलग अलग समय के लिए अलग अलग प्राइसिंग की विधि महत्वपूर्ण होती है। कई बार आप कहीं ऑर्डर लेने जाते हैं और फर्ज कीजिए कि आप किसी बड़े होटल या रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने अपने डिजाइन दिखाए प्याले, चाय के प्याले का, और आप उनको बताते हैं कि उनका जो इंटीरियर डेकोरेशन है, जो एक खास शेप है, मान लीजिए कि उन्होंने एक हेक्सागोनल शेप में उनके टेबल्स लगे हुए हैं, षटकोणीय आकार में, और एक ब्राउन कलर की चीजें उन्होंने यूज की हैं। तो आप उनको ऑफर करते हैं कि हम भी आपके जो कप हैं वो हेक्सागोनल शेप में बनाएंगे और वो भी ब्राउन कलर में या चॉकलेट कलर में होगा और उसके ऊपर उनका जो लोगो है वो हम डालेंगे। तो इस तरह की कस्टमाइज्ड नीड जो है उसके अनुसार अगर आप डिजाइन का ऑफर देते हैं और आप देखते हैं कि जो डिसीजन मेकर है, जो मैनेजर है होटल का, वो आपकी बातों से प्रभावित है, तो आप उसकी कुछ ज्यादा प्राइस भी उससे आप मांग सकते हैं। वहां पर संभावना है कि आप उससे अच्छे दाम उससे प्राप्त कर लें। तो प्राइसिंग की विभिन्न विधियां आपकी किताब में दी गई हैं, आप उनको गौरपूर्वक पढ़ें और अपने डिजाइन प्रोजेक्ट में शामिल करें। कि जब आप कोई भी चीज डिजाइन कर लेते हैं तो पहले आप कॉस्टिंग करेंगे, कॉस्टिंग के बाद फिर आप उसके प्राइस के लिए जाएंगे, क्योंकि जिस मार्केट में और जिसके लिए आप ले जा रहे हैं तो वो चीज बिकनी चाहिए, आपकी चीज रुकी नहीं रहनी चाहिए। और प्राइस आप इस हिसाब से रखिए कि आपको प्रॉफिट हो,
जितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं वो आपको हो, लेकिन वो आपकी चीज़ रुकी न रह जाए, वो चीज़ निकल जाए, एक आपकी चीज़ की डिमांड बन जाए, एक अच्छा ब्रांड बन जाए। आप उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी भी शुरू में लगा सकते हैं कि शुरू में चीज़ें सस्ती होती हैं, एक के साथ एक फ्री हम दे रहे हैं, ऐसा कोई आपने स्कीम उसके अंदर दिया, ताकि आगे चल करके आपके ब्रांड को लोग ढूंढते हुए आए और तब अच्छे दामों में आपकी चीज़ें बिक सके। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया है डिज़ाइन की, तो अभी हम लोग एक डिज़ाइन की प्रक्रिया पर थे। अभी हमने मार्केटिंग की बात कही, वो मार्केटिंग सर्वे तक की बात है कि आपने प्राइसिंग की है, अभी आपने प्रोडक्शन नहीं किया है। आप ये ध्यान रखें कि अभी आपकी चीज़ मार्केट में नहीं गई है, अभी आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो डिज़ाइन में आपने कुछ डिज़ाइन बनाए हैं, लोगों का फीडबैक ले लिया, उसके हिसाब से डिसाइड कर लिया, आपने टेक्निक और मटेरियल और ग्लेज मटेरियल सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आप कॉस्टिंग करेंगे, अभी आपने बनाना शुरू नहीं किया, लेकिन आप एक अनुमान लगाएंगे कि आपको इतना समय लगेगा, इतना मटेरियल लगेगा, इतनी चीज़ें लगेंगी, उसमें उसकी कीमत कितनी आएगी, और फिर आप उसकी प्राइसिंग करेंगे, मार्केट जाकर के देखेंगे कि हम उसे किस कीमत पर बेच सकते हैं। तो वो भी आपने कर लिया। इसके बाद अब आप प्रोडक्शन के लिए जाएंगे। तो प्रोडक्शन मतलब निर्माण के पहले की जो पूरी प्रक्रिया है वो डिज़ाइन कही जाती है, और इसको पूरा करने के बाद भी आप एक बार पूरी तरह फिर से पूरी डिज़ाइन प्रोसेस को देखेंगे कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है आपके डिज़ाइन में। क्योंकि अगर गलती हो गई, अगर आपने पहले सोचा था कि हम इस टारगेट ग्रुप के लिए बनाएंगे जो 5 रुपये या 10 रुपये इस खास चीज़ पर, प्याले पर खर्च कर सकता है, और डिज़ाइन करने के बाद जो आपकी चीज़ बनी है उसकी कीमत तो 25 रुपये आ रही है, तो फिर वो तो मिसमैच हो गया। 25 रुपये आ रही है तो 25 से कम में तो आप नहीं बेच सकते। और आपने पहले जो एक सर्वे किया था तो आपने देखा था 5 या 10 रुपये में आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। तो फिर आपको उसके लिए नहीं जाना चाहिए, आपको फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। या तो आप कोई नई चीज़ बनाएं, बढ़िया डिज़ाइन बनाएं, डिफरेंट टारगेट ग्रुप के लिए बनाएं जिसमें आपको प्रॉफिट हो सके। या नहीं तो फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं मित्रों जो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बन रही हैं, एक इंडस्ट्री के अंदर बन रही हैं, और अगर आप उसको अलग से बनाएंगे तो आप वो सस्ता नहीं बना सकते। तो फिर ऐसी चीज़ों की डिज़ाइन के लिए या प्रोडक्शन के लिए आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें इंडस्ट्री से बन के आ रही हैं। आप अगर उनका निर्माण करेंगे तो उसकी कीमत ज़्यादा आएगी और आपको नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप दूसरी चीज़ों के लिए जाएं। अगर उसमें आप इतने इच्छुक हों तो आप इंडस्ट्री से बने हुए कप खरीदें, सस्ते से सस्ता कप जो खरीद सकते हैं, और उसके ऊपर देखें कि उसके ऊपर आप वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं। अगर आपने एक सादा कप खरीद लिया इंडस्ट्री से, जो मान लीजिए कि 5 रुपये में आपको उपलब्ध हो रहा है, या आप थोक में लें तो 3 या 4 रुपये में आपको मिल जा रहा है, अब आप उसमें 2, 3, 4 रुपये में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? उसके ऊपर कोई पेंटिंग कर सकते हैं, फिर से कुछ आप लगा सकते हैं, और तब उसको आप बाजार में ले जाएं, ताकि उसकी डिमांड, उसकी उपयोगिता आपने बढ़ा दी या उसकी खूबसूरती आपने बढ़ा दी, और तब आप उसको बाजार में ले गए जिसकी की कीमत आपको मिल जाए। तो डिज़ाइन एक यही प्रोसेस है जो आपको नुकसान से बचाता है, आपको उपयोगी चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित करता है, और आपको नई बातें सोचने के लिए प्रेरित करता है। और उसके लिए आपको अपने मटेरियल और प्रोडक्शन टाइम को आप जाया ना करें, उसको बर्बाद ना करें। पहले आप इसको कागज कलम से लेकर काम करना शुरू करें। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक है। दुनिया में जो भी नई चीज़ डिज़ाइन होती है, चाहे वो कार की डिज़ाइन हो या हवाई जहाज़ की डिज़ाइन हो, उसके लिए पहले वो कागज़ पे किया जाता है, उसकी सारी कैलकुलेशंस की जाती है, मार्केट को देखा जाता है, और उसके बाद ही कई बार रीडिज़ाइन होता है, री इंजीनियरिंग होती है, सारा कुछ फिर से किया जाता है। अगर वो उसके सफल होने की उम्मीद नहीं है तो उसमें आपका रिस्क कम हो जाता है, आपके नुकसान की उम्मीद कम रहती है, आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है डिज़ाइन की प्रक्रिया। इसको वाकई आपको करके देखना चाहिए। अपने कुछ प्रोडक्ट जो है आप डिज़ाइन करें, और उसके बाद उसका प्रोडक्शन करें, उसको मार्केट में ले जाएं, उसको बेच करके देखें, फिर सेल्स रिपोर्ट बनाएं, उसका फीडबैक लें। ये एक बहुत
बड़ी लर्निंग प्रोसेस है। आप समझते हैं कि आपने चाक पे बनाना सीख लिया तो आप एक सफल पॉटर हो गए, एक आप सफल कारीगर हो गए, सफल कलाकार हो गए। आपने एक चीज सीख ली, वो आपकी सफलता है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ जब तक कि आप डिजाइन की प्रक्रिया नहीं सीखते हैं। और डिजाइन की प्रक्रिया तब तक सफल नहीं है जब तक कि आप अपनी चीजों को बाजार में सही मूल्य पर बेचने में सफल नहीं हो पाते हैं और उससे उचित जो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो आपको जब तक नहीं मिल जाता तब तक आप समझिए कि आपके डिजाइन का काम सही नहीं हुआ, आपके डिजाइन में कहीं न कहीं गलती हुई है। आपके लिए सीखने का अवसर है, इग्नू प्रदान कर रहा है, इसमें रॉ मटेरियल और सिखाने वाले शिक्षक भी हैं, इसलिए आप उसका पूरा फायदा उठाइए। अगर आपको नुकसान भी होता है तो आप यहाँ वो नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि वो नुकसान आपको नहीं उठाना है, आपका सिर्फ समय लगता है। सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रूर ऐसी चीज़ों को कट की डिज़ाइन करें जिसको आप चाहते हैं डिज़ाइन करना, उसका निर्माण करें, उसको आप बाजार में ले जा करके बेच करके देखें और तब आप उस अनुभव का फ़ायदा उठाएं कि अगर आपको नुकसान हुआ तो भी आपको उससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको विश्लेषण करना चाहिए कि आपके डिज़ाइन प्रक्रिया में कहाँ चूक रह गई है। अगर कोई चीज़ अच्छे से डिज़ाइन की गई है तो उसके असफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जब आप उसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि किसी न किसी स्टेप पर जितनी बातें आपने सोची थी, कहीं न कहीं आपके अनुमान में गलती हो गई है, जिसके कारण से वो डिज़ाइन सफल नहीं हो पाया। और उसके लिए आपको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि उस प्रक्रिया को सुधार करके आपको फिर से डिज़ाइन करना चाहिए। अगर आप इस प्रोसेस को करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें सफलता मिलेगी। इवैल्यूएशन के लिहाज से सीखने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आप आशा है समझ गए होंगे, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन के लिहाज से आपको मार्केटिंग और डिज़ाइन की रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। इग्नू के अंदर SRED जो है उसके अंदर आपको अपनी डिज़ाइन और मार्केटिंग रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिस पर कि आपका इवैल्यूएशन होगा और उस कोर्स में उसके इवैल्यूएशन के आधार पर ही आपकी मार्किंग होती है। आपसे एक और निवेदन ये है कि आप दोनों रिपोर्ट एक साथ सबमिट करें, क्योंकि ये एक ही कोर्स के अंतर्गत है। कई लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने डिज़ाइन की रिपोर्ट सबमिट कर दी और मार्केटिंग की सबमिट नहीं करते। तो उस केस में क्या होगा कि अगर 50 अंक डिज़ाइन के ऊपर है और 50 अंक मार्केटिंग के ऊपर है, लेकिन चूंकि ये कोर्स एक ही है, आपने एक साथ सबमिट नहीं किया, तो 40 अंक के ऊपर पास है। तो अगर आपको 30 अंक आया डिज़ाइन में 50 में से, तो आप फेल हो गए, क्योंकि आपको 100 में से 30 अंक मान लिया जाएगा। और जब आप दोबारा सबमिट करेंगे मार्केटिंग का, तो वो फिर से इवेल्युएट होगा और आप हो सकता है फिर से फेल हो जाए। तो इसीलिए चूंकि ये अलग अलग कोर्स नहीं है हमारे यहाँ, अगर ये दोनों मार्केटिंग और डिज़ाइन अलग अलग कोर्स होता तो आपको अलग अलग रिपोर्ट सबमिट करने पे आपको ये सुविधा होती कि आप अलग अलग पास हो जाते। लेकिन एक ही कोर्स है, इसलिए आपसे निवेदन ये है कि आप डिज़ाइन और मार्केटिंग के प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक साथ सबमिट करें। आप चाहें तो एक ही स्केच बुक या नोटबुक में दोनों डिज़ाइन और मार्केटिंग का आप सबमिट कर सकते हैं। दोनों को एक साथ इसलिए रखा गया है कि दोनों काफ़ी मिली-जुली प्रक्रिया है। आपको डिज़ाइन के बीच में सर्वेक्षण करना है, लोगों से राय लेनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और फिर उसका कॉस्टिंग और प्राइसिंग करनी है। तो ये चीज़ें मार्केटिंग के अंदर भी आती हैं। तो दोनों मिली-जुली प्रक्रिया है, डिज़ाइन और मार्केटिंग, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा गया है। लेकिन कई बार लोग अलग अलग जमा करते हैं। बेशक आप नोटबुक अलग बना लें, लेकिन उसको सबमिट एक साथ करें, यही आपसे मेरा निवेदन है। और आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ डिज़ाइन के संबंध में, कि जो डिज़ाइन की प्रक्रिया है वो होम प्रैक्टिकल के अंतर्गत रखा गया है इस प्रोग्राम के अंदर। होम प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आपको जब बिल्कुल इत्मीनान से समय मिले घर में, तभी डिज़ाइन की प्रक्रिया सोचने की प्रक्रिया है। तो जाहिर है कि इसके लिए आपका दिमाग शांत होना चाहिए।
आप बहुत जल्दी में डिज़ाइन का काम नहीं कर सकते। चाहे वो कोई भी चीज़ स्केच करनी है या कोई नया आकार सोचना है या कोई नया मैकेनिज्म सोचना है, आप किसी खिलौने की डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें कि आप कई मटेरियल को एक साथ मिला करके चीज़ें बना रहे हैं, तो उसके किसी मैकेनिज्म के बारे में आपको सोचना है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास वक्त हो। आप रात को बैठिए या सुबह में बैठिए, लेकिन आपको ऐसा समय निकालना पड़ेगा जब आप फुर्सत में सुकून से बैठ सके, पूरी शांति होनी चाहिए वहाँ और आप सोच सके। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिज़ाइन, इसीलिए ये होम प्रैक्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। टेली काउंसलिंग, टेली सेशन के अंतर्गत आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन का काम करें, चाहे वो स्केचिंग हो या सोचने का काम हो, वो काफ़ी इत्मीनान से करना है। मार्केटिंग का काम एक फील्ड वर्क है जिसमें कि आपको क्वेश्चनायर बना करके सर्वे करना है या मार्केट के अंदर चीज़ों को देखना है या उनकी उनकी कीमतें पता करनी है, लोगों की राय लेनी है, अपनी चीज़ों को बेचना है। तो ये सारा कुछ एक फील्ड वर्क के अंतर्गत आता है जो कि आपको करना चाहिए, और डिज़ाइन का काम घर पे बैठ के इत्मीनान से करें। धन्यवाद।